हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुताहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। विशेष की बहुत कोशिशों के बाद कृतिका की सांसें वापस लौटी थी। मेडिकल हिस्ट्री में ये एक मिसाल है जहां किसी की धड़कनें रुक जाने के 15 मिनट के बाद वापस लौटी थी। विशेष अपनी हिम्मत हार ही चुका था कि तभी कृतिका की बंद पड़ चुके शरीर में वापस जान आई। दोनों की माने तो ये उसका दोबारा जन्म ही था, क्योंकि ऐसी हालत से बचकर शायद ही कोई निकला होगा। कृतिका के यूं अचानक गिरकर बेहोशी की हालत में चले जाने और धड़कनों के रुक जाने का कारण क्या था, दोनों को भी पता नहीं था, क्योंकि कृतिका एकदम हेल्दी थी और उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। इस घटना के बाद विशेष ने कृतिका का एक रूटीन हेल्थ चेकअप करवाया और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल ही थी। इस घटना को बीते 5-6 दिन हो गए थे। उस दिन शाम जब विशेष घर लौटा तो दरवाजा खोला था। ऐसी लापरवाही कृतिका कभी नहीं करती, इसलिए विशेष थोड़ी हैरत में था। उसने पूरे घर का चक्कर लगाया पर कृतिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने दौड़कर कॉम्प्लेक्स के नीचे जाकर दरबान से बात करी तो पता चला कि कृतिका बिल्डिंग से बाहर निकली ही नहीं थी। पड़ोसियों से बातचीत करने पर भी जब कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर विशेष को पुलिस में कृतिका के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की और विशेष से कहा कि जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। परेशान सा विशेष अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर अपना सर पकड़े रो ही रहा था कि रात 12 बजे के करीब घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो वहां कृतिका खड़ी थी, वो भी पूरी गीली। विशेष ने पूछा, कहां चली गई थी तुम और ये भीग कैसे गई? कृतिका ने जो जवाब दिया वो विशेष की यकीन से परे था। उसने कहा, पता नहीं विशेष, कैसे मैं छत पर पानी की टंकी के अंदर चली गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। विशेष मैं कैसे वहां पहुंची मुझे नहीं पता। तुमने तो देखा होगा ना विशेष, बताओ ना विशेष, बताओ ना मैं वहां कैसे पहुंची। विशेष को काटो तो खून नहीं। उसने किसी तरह कृतिका को संभाला और उसका शरीर पहुंचकर उसे खाना खिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। रात को जब विशेष उसके बगल में लेटा हुआ था तो उसने एक आवाज अपने दाहिने कान में सुनी, विशेष, विशेष। उसने पलट के देखा तो ये कृतिका ही थी, जिसका चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने था और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। नींद की धुनकी में विशेष वापस पलटा और कहा, कृतिका मजाक बंद करो यार। इसके बाद भी जब कृतिका ने उसके कान में उसका नाम लेना बंद नहीं किया, विशेष, विशेष, तो विशेष ने अपना हाथ कृतिका के मुंह पे रख दिया और कहने लगा, इतनी रात के क्यों परेशान कर रही हो यार, सोने दो ना, क्यों बुला रही हो मुझे बार बार। कि ठीक तभी विशेष के बाएं कान में वो आवाज आई, विशेष, विशेष। कृतिका की धड़कनें करीबन 15 मिनट तक बंद रहीं और उसके बाद विशेष की लगातार कोशिश से कृतिका की सांस में सांस वापस आई। देर रात कृतिका विशेष के कान में उसका नाम पुकार रही थी, विशेष, विशेष। विशेष ने परेशान होकर
जब कृतिका के मुंह पे अपना हाथ रखा तो वही आवाज उसने अपने बाएं कान में सुनी। विशेष, विशेष। इस घर में विशेष और कृतिका के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए विशेष तुरंत हड़बड़ाकर उठा और उसने कमरे की लाइट जला दी। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रही। सुबह उठकर वो ऑफिस तो चला गया, पर कल रात की घटना उसके दिमाग में थी। कृतिका के हाल चाल जानने के लिए विशेष ने उसे फोन मिलाया और जब 8-9 बार फोन मिलाने पर भी कृतिका ने फोन नहीं उठाया तो ऑफिस छोड़ विशेष घर की ओर भागा। घर का दरवाजा ठीक पिछली बार की तरह ही खुला था। कमरे में कृतिका बेजान सी लेटी हुई थी। विशेष ने कृतिका की यह हालत देखी तो उसने वही किया जो 5-6 दिन पहले उसने किया था। कृतिका का मुंह खोलकर विशेष ने उसमें अपनी सांसें भरना शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उसमें सांस नहीं फूंक रहा बल्कि उसकी सांसों को कोई खींच रहा है। विशेष ने पूरी कोशिश करी खुद को कृतिका से अलग करने की, पर किसी अद्भुत शक्ति ने विशेष को वहां जकड़ रखा था। तब तक जब तक विशेष को यह नहीं लगा कि बस एक और सेकंड और विशेष की जिंदगी खत्म। विशेष किसी तरह कृतिका की पकड़ से बाहर निकला और सांस लेने की कोशिश करने लगा कि तभी कृतिका उसके पास आई और रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे तो मुझे मार लो, मुझे खुद ही को होश नहीं है। आई एम सॉरी विशेष, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विशेष। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कोई मुझसे ये सब करवा रहा है विशेष, मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विशेष को लगा कि कृतिका की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने घर पे डॉक्टर को बुलाया जिसे कृतिका बिल्कुल भी नॉर्मल लगी और उसने कहा कि इन्हें किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है। विशेष हैरत में था, पर एक डॉक्टर की बात को नकार भी नहीं सकता था। शाम तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। देर रात जब सोने गए तो विशेष को बाहर से आती एक आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो कृतिका बगल में नहीं थी। तभी पांव कमरे से बाहर गया तो ऊपर से झांकने पर पता चला कि कृतिका नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रही थी। विशेष जब वहां पहुंचा तो सामने का नजारा बहुत ही घिनौना था। कृतिका वहां बैठकर कच्ची मछली खा रही थी। विशेष को देखते ही कृतिका घबरा गई थी। विशेष उस पर जोर से चिल्लाया तो कृतिका ने एक ही बात कही, विशेष, मैंने कच्ची मछली खाई ना विशेष। तुम भी खाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। देर रात विशेष ने अपने कमरे में बाहर से आती एक आवाज सुनी, जो बाहर निकलने पर पता चला कि कृतिका के किसी चीज को खाने की आवाज है। करीब से जाकर देखा तो पता चला कि वो कच्ची मछली खा रही थी। विशेष का गुस्सा इस बार सारी सीमाओं को पार कर गया था। उसने कृतिका को जोर से झकझोड़ा तो उसे होश आया। विशेष उसे लेकर कमरे में गया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। कृतिका की यह हालत
विशेष देख नहीं पा रहा था। रह रहकर उसे इस तरह के दौरे पड़ रहे थे। कृतिका को सुलाकर विशेष ने कमरे की बत्ती बंद करी और जैसे ही बिस्तर पर आया तो महसूस किया कि कृतिका वहां बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने 3-4 बार आवाज भी लगाई पर कृतिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की बत्ती जलाकर विशेष ने चारों तरफ देखा पर कृतिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर अलमीरा के ऊपर गई। विशेष के जोर जोर से चिल्लाने पर उसने वहां से नीचे छलांग लगा दी और फिर सीधा कमरे से बाहर भाग गई। विशेष उसके पीछे पीछे भागा और जो बाहर निकलकर उसने देखा वो नजारा वो आज भी नहीं भुला सकता। कृतिका अपने हाथ पैर जमीन पर रखकर किसी जानवर की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। विशेष के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कृतिका को जोर से आवाज लगाई, कृतिका! इस बार कृतिका पलटी तो उसकी आंखें एकदम से लाल थी और विशेष को देखकर वो इस कदर गुर्राई मानो जैसे वो उसे मारना चाहती हो। विशेष को इस चीज का अंदाजा लग चुका था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे की तरफ पलटा और इससे पहले कि कृतिका उस पर झपट्टा मारती उसने दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के सामने से बस एक ही आवाज आ रही थी, यह सिलसिला सारी रात चलता रहा और सुबह होते होते यह आवाजें भी धीरे धीरे बंद हो गई। विशेष ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कृतिका वहां बेहोश पड़ी थी। सब कुछ जानने के बावजूद विशेष ने उसे उठाया और कमरे में ले जाकर गद्दे पर लिटा दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई और साथ ही कृतिका की रोने की आवाज। विशेष का दिल अपनी बीवी की इस हालत को देख नहीं पाया और उसने दरवाजे को यह सोचकर खोल दिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। दरवाजे को खोलते के साथ ही उसकी बीवी ने उसे जकड़ लिया और बस रोती रही। विशेष ने उसकी हालत समझते हुए उसे संभाला और कहा, कृतिका कुछ नहीं हुआ है, चलो कुछ खा लो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद कृतिका ऊपर के कमरे में रेस्ट करने गई और ठीक तभी कमरे से आवाज आई, विशेष की जिंदगी अचानक ही पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका कारण उसकी बीवी कृतिका का अजीब पागलपन था। कमरे से आती आवाज सुनकर विशेष जब ऊपर गया तो वहां ना तो कृतिका थी और ना ही कोई बिल्ली। विशेष कृतिका की आवाज लगाए जा रहा था पर कृतिका ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसे खोजते खोजते जब नजर पलंग के नीचे गई तो कृतिका वहीं बैठी थी और विशेष को देखते के साथ ही उसने बिल्ली की आवाज की। विशेष अचानक से हुई इस घटना से थोड़ा डर गया था और कृतिका हंसते हुए बोली, डर गए? विशेष के लिए ये सारी घटनाएं कोई मजाक नहीं था, इसलिए वो कृतिका पर जोर से चिल्लाया, हर बात पे मजाक, हर बात पे मस्ती अच्छी नहीं है। तुम्हें मालूम कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है? तुमको जरा सी भी भनक है कि मैं किस तरह से तुम्हारे साथ रह रहा हूं? मुझे डर है कि कहीं तो मुझे मार न डालो, मार न डालो, मार न डालो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कृतिका बहुत उदास हो गई।
और रोने लगी। कृतिका को रोता देख विशेष का दिल पिघलने लगा। उसने कृतिका की हालत को समझते हुए उसे शहर के बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन सबका एक ही कहना था कि कृतिका बिल्कुल नॉर्मल है और उसे कोई बीमारी नहीं है। विशेष की उलझने बढ़ती जा रही थी और इस बीच कृतिका का बर्ताव भी तेजी से बदलता जा रहा था। किसी दोस्त के सुझाव पे विशेष ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी को भी अपनाया और तब जाकर जैसे राज उजागर हुए जो बताता है कि मनुष्य के कर्म हमेशा उसका पीछा करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि पिछले जन्म में जब कृतिका 29 साल की थी तो उसके हाथ से एक बिल्ली की मौत हुई थी। विशेष का ध्यान कृतिका की अभी की उम्र पर गया तो पता चला कि उसकी उम्र अभी 29 ही है। शायद कृतिका के पिछले जन्म के कर्म ही उसका पीछा कर रहे थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आगे आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर वो पता होता तो शायद विशेष को आगे आने वाले खतरे का भी इल्म हो जाता। कृतिका की जिंदगी अब नर्व सूदर्स दवाइयों पर चल रही थी। एक दिन सुबह जब विशेष उठा तो कृतिका कहीं नहीं थी। पता नहीं विशेष को क्या सूझी कि वो दौड़ता हुआ छत की ओर गया। वहां जाने पर एक खौफनाक नजारा उसकी आंखों के सामने था। छत की रेलिंग के ऊपर कृतिका किसी जानवर की तरह बैठी हुई थी। विशेष दबे पांव उसके पास पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि कृतिका ने उसे पलट के देखा और इसके पहले कि विशेष कुछ कर पाता, कृतिका ने बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी। अंकुर और ऋषि उस हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे जहां वरुण और हिमांशु को गए हुए काफी देर हो गई थी। जब दोनों बाहर आए तब जाके अंकुर और ऋषि की जान में जान आई। एक्चुअली दोस्तों में जब शर्त लगती है तो बात इज्जत पे तुरंत आ जाती है। इस हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। हर एक हालत में रहकर दिखाना ही था। वरुण और हिमांशु ने अपना काम कर दिया और बाहर आते ही बोले, चलो हम तो हो आए, अब तुम दोनों जाओ। वरुण और हिमांशु के कॉन्फिडेंस को देखकर अंकुर और ऋषि को भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। दोनों पहले से थोड़ा कम डरे हुए थे और पीछे के रास्ते से हॉन्टेड हाउस के अंदर घुस गए। घड़ी में रात के 1 बजे थे। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए चलते जा रहे थे दोनों कि कमरे के अंदर से एक आती आवाज ने उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया था। लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाकर वो दोनों उस आती हुई आवाज की तरफ बढ़े कि अंकुर के कदम ऋषि की चीख सुनकर रुके। अंकुर ने तुरंत पलटकर ऋषि से पूछा, क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों? तो ऋषि का जवाब सुन अंकुर सख्ते में आ गया था। ऋषि ने कहा, मजाक बंद कर यार, मैं कहां चिल्लाया। इसके बाद दोनों खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि अंकुर की नजर कमरे के बीचों बीच रखी चेयर पर गई। अंकुर को पता नहीं क्या सूझी। ऋषि के बार बार मना करने पर भी वो जाके उस कुर्सी पर बैठ गया और फिर हंस के बोला, फालतू ही डरते हैं हम, हाँ? बैठ तो गया, देख मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ।
जोर जोर से कांपने लगा और अजीब सी आवाजें करने लगा। लग रहा था जैसे बड़ी ठंड में वो कांप रहा हो, और जरा सी भी देर ऐसा होता रहता तो शायद कांच के टुकड़े की तरह टूट के बिखर जाता। ऋषि ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो दरवाजे की तरफ भागा ही था कि तभी अंकुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस इतने में फट गई तेरी। ओह, मैं जानता हूं तू भागने वाला था साले डरपोक। देख लिया आज तेरी दोस्ती। ऋषि को शर्म से कहीं ज्यादा राहत की एक सांस आई। अंकुर ऋषि से बातचीत करते करते कुर्सी से उठा, पर खुद को कुर्सी से अलग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका हाथ किसी और के हाथ ने चेयर के आर्म रेस्ट पे पकड़ रखा था। इस बार चीखा और ऋषि को उसकी मदद करने के लिए पुकारने लगा। ऋषि, मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है। ऋषि, मुझे बचाओ। ऋषि, मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है। ऋषि, मुझे बचाओ। ऋषि, मुझे बचाओ। इस बार एक आवाज और आई जो दोनों ने साफ साफ सुनी। हर बात पे मजाक अच्छा नहीं है। अंकुर और ऋषि हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त को पूरा करने घर के पीछे वाले हिस्से से घुसकर एक कमरे में घुसे। कमरे में रखी चेयर पर अंकुर बैठा तो किसी ने उसका हाथ यूं पकड़ा कि छुड़ाने के चक्कर में उसके हाथ का कड़ा खुल के गिर गया। कड़े की आवाज ने मानो उस हॉन्टेड हाउस की शांति भंग कर दी हो, और कई तरह की आवाजें एक साथ आने लगी। अंकुर और ऋषि दोनों वहां से पूरी जान लगाकर भागे। सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करी। दरवाजा खोला ही था कि बाहर बैठे 2 कुत्तों ने उनको वापस अंदर खदेड़ दिया। अंकुर और ऋषि को कुत्तों ने इस कदर दौड़ाया कि दोनों टॉर्च की रोशनी में सीधे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे। ऊपर पहुंचे कि पीछे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। पलट कर देखा तो ऊपर आने की सीढ़ियां ढह चुकी थी। इस घर से बाहर निकलने के लिए नीचे जाना जरूरी था, और नीचे जाने की सीढ़ियां टूट चुकी थी। अंकुर ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला कि अपनों दोस्तों को फोन करें, तो मोबाइल फोन पे नेटवर्क नहीं था, और ऋषि का मोबाइल देखा तो उस पे भी नेटवर्क नहीं था। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि वहां एक कमरे में से एक आवाज आई। आवाज ट्रांजिस्टर पे पुराने क्रिकेट मैच की कमेंट्री की थी, जो बहुत धीमी धीमी आ रही थी। अंकुर और ऋषि दबे कदमों से अंदर गए, ये सोच के कि शायद कोई अंदर होगा। तो उन्होंने कान लगा के सुना तो ट्रांजिस्टर की आवाज एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी के अंदर से आ रही थी। अलमीरा खोल के देखा तो अंदर एक ट्रांजिस्टर रखा था। अंकुर ने ट्रांजिस्टर को बंद करने के लिए जैसे ही बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से मारा। अंकुर पलट के ऋषि पर चिल्लाया, अबे पागल है क्या? मारा क्यों? ऋषि बोला, मैंने तो नहीं मारा तुमको। दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों बहस कर ही रहे थे
कि कोई उनके ठीक पीछे से चीखता हुआ दौड़ता हुआ गया। और साथ ही कुछ जलने की महक भी जोर से आ रही थी। देखा तो एक चलता हुआ आदमी भाग रहा था। दोनों पलट के उस आदमी के पीछे पीछे गए और सीढ़ियों तक जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां टूटी हुई थी। तो वो आदमी गया तो गया कहां? वापस उस कमरे में जाकर खुली अलमीरा में रखे उसी ट्रांजिस्टर को देखा तो ये ट्रांजिस्टर अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अब जला हुआ था। अंकुर और ऋषि की अपने दोस्तों के साथ इस हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त लगी थी। इस हॉन्टेड हाउस में एक ट्रांजिस्टर पर क्रिकेट की कमेंट्री चल रही थी। दोनों इस हैरत में थे कि ये हो क्या रहा है और बिना बैटरी के कैसे ये ट्रांजिस्टर चल रहा है कि ठीक तभी एक आदमी चीखता हुआ उनके बगल से गुजरा, जो शायद आग की लपटों में था। उसके पीछे पीछे जब वो भागे तो वो आदमी कमरे के बाहर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। वापस कमरे में आए तो ट्रांजिस्टर बंद पड़ा था और जला हुआ था। अंकुर और ऋषि ने वहां उस कमरे में 1 मिनट भी रहना ठीक नहीं समझा और दोनों वहां से तुरंत भागे। थोड़ी दूर जाने के बाद अंकुर ने पलट के देखा तो ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिस रास्ते से अंकुर यहां तक आया था वापस उसी रास्ते जाने से ट्रांजिस्टर वाले कमरे में वो वापस पहुंचा। ऋषि अलमारी खोलकर हाथों में ट्रांजिस्टर लिए नीचे बैठा था। अंकुर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहा है तू यहाँ इस ट्रांजिस्टर के साथ? पागल हो गया है? हमारी जान पे बनाई है। अंकुर को ऐसे चिल्लाते हुए देख ऋषि ने कहा, चिल्ला मत, अभी क्रिकेट मैच की कमेंट्री आएगी। ये लगा सिक्सर, सचिन बैटिंग। हर बात पे मजाक जाने अंकुर से ऋषि की यह हालत देखी नहीं गई। उसने ऋषि को जोर जोर से झकझोड़ा और कहा, भाई पागल मत बन, यहाँ से निकल 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 यहाँ से मेरे भाई। भाग, हमारी जान पे बनाई है। तू जागता क्यों नहीं? क्या पागलपन लगा रखा है ये तूने? जाग मेरे भाई, जाग। अचानक ऋषि का ध्यान टूटा, मगर ऋषि दर्द से करा रहा था क्योंकि उसके हाथ में शायद मेरे हाथ छाले पड़ गए थे। मेरे हाथ देखो भाई। अंकुर ने ऋषि को संभाला और उससे कहा कि बस अब अपनी जान हमें बचानी है। भागते हुए वो एक दूसरे कमरे के सामने पहुंचे। वहां पूरे कमरे में एक ही आवाज थी, दीमकों की। अंदर पांव रखा तो मोटी सी राख की परत पूरे कमरे को ढके हुए थी और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अंकुर और ऋषि अपनी किस्मत को मनी मन कोस रहे थे कि दरवाजे पे एक आदमी देखा जो बोला, यहां रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो, बाहर जाने का रास्ता मैं बताता हूं। अंकुर और ऋषि ने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि वो आदमी है कौन, इस वक्त यहां क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। बस अपनी जान बचाने उस आदमी के पीछे पीछे हो लिए।
वो पीछे के रास्ते से होते हुए एक दरवाजे तक उन्हें ले गया और बोला, ये है यहां से निकलने का दरवाजा, निकल जाओ। और इतना बोल के वो दरवाजा खोलने लग गया तो देखा दरवाजा लॉक्ड है। उस आदमी को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया, पागलों की तरह जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा और चिल्लाने लगा, खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी खोलो वरना सब जल के राख हो जाएंगे, आग लगने वाली है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अंकुर और ऋषि इस हॉन्टेड हाउस में घुसे तो सही, पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस घर में उन्हें एक आदमी मिला जो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाने तो ले गया, पर जब दरवाजे को खोल नहीं पाया तो खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ये देख अंकुर और ऋषि वहां से भागे, पर इस बार घर के तापमान में अचानक से बदलाव आ गया था। ये घर जो अब तक शांत और ठंडा था, बहुत ज्यादा गर्म लगने लगा, मानो जैसे वहां आग लगी हो। दोनों को धीरे धीरे उस घर में घुटन होने लगी और चारों ओर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और अंधेरे में अंकुर और ऋषि बस भागते रहे और भागते रहे कि भागते भागते ऋषि जमीन पर गिर पड़ा और एक जोरदार आवाज आई। अंकुर ने पलट के देखा तो ऋषि जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, मैं चल रहा हूं, अंकुर, अंकुर से हटाओ मेरे ऊपर से, अंकुर, अंकुर मैं चल रहा हूं, अंकुर, अंकुर मुझे बचाओ, अंकुर। अंकुर ने पलट के देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऋषि बस लेटा हुआ था जमीन पे और हाथ पैर मार रहा था जैसे वो किसी भारी भरकम चीज के नीचे दबा हुआ हो। अंकुर बस इतना समझ गया था कि ऋषि को शायद ऐसा लग रहा है जैसे वो चल रहा है। अंकुर ने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली और ऋषि के ऊपर उड़ेल दी। जैसे ही पानी की बोतल खत्म हुई, ऋषि ऐसे उछल के उठा जैसे उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं था। उसने उठते के साथ ही अंकुर से कहा, भाग भाई, भाई भाग यहां से, यहां सब कुछ गड़बड़ है, यहां ज्यादा देर रहे तो हम मर जाएंगे, भाई भाग यहां से, भाग। दोनों वहां से भागने को जिधर भी जाए रास्ते हर तरफ से बंद ही मिल रहे थे। कहीं दरवाजा बंद तो कहीं सीढ़ियां टूटी हुई। जाए तो कहां जाए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों खिड़की के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और उसके बाद उस खिड़की से वो बाहर कूद गए। सुबह जब आंख खुली तो देखा उसी घर के गार्डन की घास पे पड़े हुए थे। चारों तरफ सब शांत था। हवा की जो आवाज रात को घर के अंदर डरावनी लग रही थी, सुबह घर के बाहर गार्डन में वही आवाज सुकून दे रही थी। दोनों के चेहरे, हाथ, पैर और कपड़ों पे जलने की कालीख लगी हुई थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और दोनों को बहुत सारी जगह चोटें भी लगी थी। सब कुछ बदल चुका था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। दोनों ने कभी किसी और से कोई शर्त नहीं लगाई।